सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनंदन मिश्रा और आज हम चर्चा करेंगे वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम में आपका स्वागत है शेखर जी। नमस्कार अभिनंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी, आज प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी दिल्ली में, उस पे उन्होंने दो चीज पे काफी फोकस किया। उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन, जिसको हम धर्मांतरण कहते हैं, और हिंसा, उसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि ये वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह की बलिदान के कंटेक्स्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनकी जो बलिदान थी कट्टरपंथी के खिलाफ, दूसरी बात धर्म के नाम पे जो हिंसा फैला के जिस तरह कन्वर्शन किया गया मुगलों के समय पर, खास करके औरंगजेब के समय पर, उसमें इन लोगों को जिस तरह मारा गया, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर सारा उन परिवार को, केवल इस कारण से था वो उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो आज की तारीख में भी हम देख रहे हैं किस तरह धर्म के नाम पे जो जिहाद चला जा रहा है, धर्म के नाम पे आप देख रहे हैं कि हिंसा करके जो अपने धर्म पे जो विश्वास नहीं करते हैं उन सबको अपने एक एनिमी के रूप में ये करके विश्व भर में जो आतंकवाद भी फैला हुआ है, इसी कारण से धर्म पे नाम पे होता है। और जिस तरह सारे दुनिया टेररिज्म के खिलाफ जिस तरह खड़ी उठी है, इसी कारण से उठी है क्योंकि हम कभी टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और खास करके जो धर्म के नाम पे जो कट्टरपंथी है, इसको भी हम स्वागत नहीं कर सकते। और जिनकी आज बलिदान की हम बात कर रहे हैं, इन सारे परिवार भी, गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी और जो 4 बेटे, इनकी जो बलिदान हुई किस कारण से हुई? क्योंकि उन्होंने रजिस्ट किया पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, अपने पूरे करेज के साथ, कुछ भी हमारी जान भी जाए लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैसेज आज इसलिए जरूर है क्योंकि हमारे सामने धर्म के नाम पे कट्टरपंथी आज भी बड़ी कोशिश कर रही है इधर उधर हिंसा फैलाने की। नंबर 2, जिस तरह देखिए धर्मांतरण के अलग अलग ग्रुप हो गए हैं अभी, खास करके गरीब परिजनों के अंदर जाके उनको गुमराह करके कन्वर्शन कर रहे हैं। इस कन्वर्शन के पीछे राजनीति भी जुड़ी हुई है। इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना है, क्योंकि ये किसी धर्म के लिए अच्छा नहीं है कि इस तरह की होता रहे और इसके नाम पर हिंसा भी होता रहे, गुमराह होता है। हम देख रहे हैं कि देखिए केरल में भी आप सुन रहे हैं इस तरह की जो रिपोर्ट्स बार बार आता रहता है, पहले तो पता ही नहीं चलता कि किस धर्म के है वो क्या है। तो ये जो चल रहा है, इसके लिए हमें क्या जरूरत है? आज की जरूरत यही होनी चाहिए जो गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सबके लिए ये किया कि हमारी जो विश्वास है हमारे ऊपर होनी चाहिए, अपने ताकतों पे होनी चाहिए और किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। इस बात को आज प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आज वीर बलिदान दिवस है, इस बात को आज सामने रखा है। क्योंकि आतंकवाद भी हमारे सामने एक चुनौती है, धर्मांतरण भी हमारे सामने एक चुनौती है, और लोगों को जो कट्टरपंथी रास्ते में धकेलने की जो कोशिश हो रही है, इसको भी हमें विरोध करना है, एकजुट होकर विरोध करना है। आज प्राइम मिनिस्टर का वही मैसेज था। हम लोग प्रधानमंत्री का जो भाषण था इस पे एक बार सुन लेते हैं। आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की पराकाष्ठा है। वो वीर साहिबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया। जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने, जैसा हमने सुना, कहा कि उनको बहुत तसल्ली होती है कि उनकी सरकार ने इस दिवस को मनाना शुरू किया। 2022 से ये शुरू हुआ है। तो शेखर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो एक चीज है, ये पहले भी हो सकती थी, क्यों नहीं लाई गई है प्रैक्टिस में? आपको क्या लगता है? देखिए, उस पर काफी हद तक एक नजरअंदाज थी।
दूसरी बात उसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक बात भी थी कि अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी की उनकी परिवार के बलिदान की बात करें थे, क्या हम अगर मजीबी कट्टरपंथी की जो बात आज प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया इसकी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश में पॉलिटिकल ये तो कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, इस तरह की बातें थी। लेकिन सरकार पिछले 10 साल में 11 साल में बड़े स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य भी तय किया है और साथ साथ जिन लोगों ने अपने सारा जीवन त्याग किया है इस देश के एकता के लिए, इस देश के विकास के लिए और देश के एक विकसित रूप देखने के लिए, उनको हम याद करते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आज देखिए जिस तरह कई चीजों के बारे में प्रधानमंत्री ने आज भी जिक्र किया, जैसे वंदे मातरम ले लीजिए। वंदे मातरम का 1.5 साल की जो अभी बनाई गई है 150th एनिवर्सरी, उसको लेकर एक विशेष चर्चा थी पार्लियामेंट में। उसी चर्चा में भी ये सवाल आ गए भाई अब वंदे मातरम से क्या करना है। अब देखिए वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय गान है, अभी 150 साल की जो एनिवर्सरी को लेकर अगर पार्लियामेंट में इस पे विशेष एक चर्चा हो रही है, उसको लेकर भी कुछ लोगों का आपत्ति थी, भाई इस पे तो हम सब लोग गाते हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि हमारे लिए जब हम कहते हैं वंदे मातरम, हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है, हमारे अंदर जो जोश आती है, ये और आना चाहिए, हर नागरिक में आना चाहिए। इसलिए पर्पस था पार्लियामेंट में। लेकिन वहां भी कुछ लोगों ने राजनीतिक कारण से ये सवाल कर दिया कि नहीं नहीं ये हमारे सेक्युलरिज्म के लिए प्रॉब्लम है, धर्मनिरपेक्षता वंदे मातरम से कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो अपने राजनीतिक है इसमें। तो इन बातों से आगे देश निकल चुका है, आगे जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं भाई ये जो पुरानी माइंडसेट जो आज की जो मॉडर्न डे पर राजनीति करना चाह रहे हैं, ये लोग कतई एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपने मानसिकता का प्रयोग किया, मैं उस पर आना चाहूंगा। उसके पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या कहा। अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेगी नहीं। अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा और इसलिए वीर बाल दिवस को हम पूरे मनोभाव से मना रहे हैं। और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। मैकाले ने जो साजिश रची थी उसके 200 साल अब थोड़ी समय में हो जाएंगे। इसमें अभी 10 साल का समय बाकी है। इन्हीं 10 सालों में हम देश को पूरी तरह गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगी। जैसे एक तो चीज उन्होंने कही कि जो लोकल हीरोज थे हमारे, जिनको इग्नोर किया गया अभी तक, उनकी सरकार उनको फोर फ्रंट पे लाएगी, उनके बारे में बात करेगी, जनता को बताएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि जो गुलामी की मानसिकता, लॉर्ड मैकॉले जो अंग्रेज के जमाने में थे, उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने बात की। तो इन दो चीज के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगा शेखर जी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए। जैसे सरदार पटेल जी के बारे में बहुत कम लोग को पता था स्कूल में, कॉलेजेस में, अब काफी लोग को पता है क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर काम किया, उस टॉपिक पे उनकी एक मूर्ति बनाई, बहुत सारे अलग अलग काम किए। ठीक उसी तरीके से बाकी लोगों पे भी काम किया है। बाकी लोगों के बारे में हिस्ट्री बुक्स में डाला गया है, टेक्स्ट बुक में डाला गया है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना रेलेवेंट, कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम में? क्यों जरूरी है ये करना? बहुत जरूरी है। देखिए हमारे स्वाधीन संग्राम लड़ाई में बहुत परिजनों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें नॉन हीरोज कम थे और नॉन हीरोज बहुत। इसका कारण ये भी था कि लग रहा था इस तरह की एक नैरेटिव बनाई गई कि सारा कंट्रीब्यूशन गांधी जी के बाद किसी ने किया तो एक परिवार किया है। इस तरह की बिल्टअप की गई थी और उस बिल्टअप को जो लोग इंकरेज कर रहे थे उनको भी और भी इंकरेजमेंट मिल रहा था। लेकिन अब समय आ गया जो अननोन हीरोज, आप सरकार देखिए केवल पद्मा अवार्ड्स में अननोन हीरोज की नहीं टूटते, वो हमेशा देते हैं। कई प्रांतों में, कई राज्यों में ऐसी जिन्होंने बलिदान किया, जो स्वाधीन संग्राम जो छोटे छोटे लेवल पे जिस चीजें हुई है उसको रिकॉग्नाइज करके आगे रख रहे हैं। दूसरी बात ये जो मैकुले की जो शिक्षा जो प्रणाली जो बदल गई थी और उससे लेकर जो 2 साल अभी हो जाएगा 2035 में, उसके जो प्रधानमंत्री की ये करना कि भाई उस माइंड सेट से हमें बहुत नुकसान हुआ। वो क्या माइंड सेट था कि ऐसे एक भ्रम फैला गया कि प्राचीन काल से जो शिक्षा की जो पद्धति यहाँ चली आ रही थी उसमें कुछ कमजोर है, वो उतना कंप्लीट नहीं है। और अगर भारत और भारत के लोग अपने आप को शिक्षित मानना है तो हमारे इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करना है। इस तरह ये जो पहली जो बीज लगाई गई वो बीजों के बड़ा पेड़ हो गया, जिसके वजह से हम
अपने जो अचीवमेंट्स है उस पर कम गर्व, और ज्यादातर जो पश्चिम देश क्या सोचते हैं, वहां के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उनके सामने हम कैसे ये करेंगे, ये सी सोच में लगातार एक नैरेटिव बिल्ट होती गई। अब समय आ गया और सरकार ने पिछले 10 साल में अपनी तरफ से, अब तो और जोश लग गया उस कार्यक्रम में, हम बदल रहे। जिस देश का केवल आप सिविलाइजेशन, संस्कृति का आप देख लीजिए, कल्चर देख लीजिए, 5,000 साल की हम बात करते हैं, लेकिन हमें क्यों लग रहा है कि भाई हम कमजोर है, इंटेलेक्चुअली क्यों कमजोर है, एकेडमिकली हम कमजोर शेखर जी, है। इसमें मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई इस गवर्नमेंट की, आपको लगता है कि वो भी इसी से प्रेरित थी कि पूरा सिस्टम जो है हम लोग का 200 साल वाला जो प्रधानमंत्री ने आज भी जिक्र किया, उसको किसी तरीके से निगेट किया जाए, जो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई? आपने सही जिक्र किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अंतर जो बात है, यही बात है कि हम अपने देश की जो विरासत में हमें जो मिली है उससे गर्व करें, उसको प्रिजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें। और दूसरी बात, हमारी मातृभाषा, कि भारत एक देश है जो विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न मातृभाषाएं हैं, उन सारे मातृभाषा के माध्यम से हमारी प्राथमिक शिक्षा कम से कम उस भाषा में होनी चाहिए, ताकि हर जो बच्चे है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। नहीं तो क्या है कि भाई आप बस लगता था कि भाई जो मातृभाषा में आपने पढ़ाई की हो या मातृभाषा के मीडियम पे पढ़ाई की हो, उनमें कुछ लगता था भाई उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आती थी। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है, चीजें बदल गई है। बिल्कुल अंग्रेजी हमके लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे अंग्रेजी हमारे लिए एक ब्रिज जैसा है, लेकिन मातृभाषा में जो शिक्षा, आज आप देख लीजिए, जापान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ऐसे अनेक देश है जहाँ पे मातृभाषा में शिक्षा देकर उन बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल और नॉलेज लेवल जिस तरह बढ़ाई गई है, यही चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोर दी है क्या कि हम मातृभाषा का इम्पोर्टेंस बराबर रहेगा बाकी भाषाओं के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ। जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है जब इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। गवर्नमेंट जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात होती है कि उसके लिए सरकार स्टेप्स ले रही है, तो क्या स्टेप्स ले रही है, और आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी था और शायद लेट हो गया, बट चलिए स्टार्ट तो हुआ कहीं से? ये लेट तो हो चुका है, यही सब बार बार पीएम कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। विलंब हो भी, लेकिन हम जिस रास्ते पे चल पड़े, जिस तरह हमारी फाउंडेशन बनाया जा रहा है अभी विकसित भारत के लिए, और इसीलिए जो हमारे विरासत में जो चीज मिली है, साथ में जो आधुनिक जो शिक्षा है हमारे लिए, ये जो को जोड़ के और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा सोचे और उनके अंदर में एक कॉन्फिडेंस और करेज जानी चाहिए कि सवाल करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसकी जो स्किल्स जो डेवलप करना है वो भी डेवलप कर ले। और टेक्नोलॉजी, देखिए बार बार प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम आधुनिक अप्रोच की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ और सबके बेनिफिट के लिए हमें आगे ले जाना है। और आज आप देख लीजिए अटल जो टिंकरिंग लैब्स है, कितने बच्चे इस पे जुड़े, नए नए चीजों को ट्राई कर रहे हैं, रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजाइन के बारे में देखिए। तो नए शिक्षा कार्यक्रम मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा क्रांति ला रहा है, जिस क्रांति को अभी हम नहीं देखेंगे, लेकिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप देखेंगे किस तरह हमारे बच्चे की ज्ञान कैसे बढ़ा है, कैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो आज के दिन में हमें ये जो साहिबजादे से उनकी जो कुर्बानी है, उनकी जो त्याग है, उससे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और आगे जो रास्ता, सबके सामने जो रास्ता है, उसका हमारा लक्ष्य बड़ा क्लियर है। जो बात आज प्रधानमंत्री ने दोबारा उनको हम सबको याद दिलवाया, भाई आगे हम क्या कर रहे हैं और आगे जो हम पाने के लिए आज क्या कर रहे हैं, ये दोनों को याद रख के हमें आगे बढ़ना है। शेखर जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे समझना चाहूंगा कि आपको लगता है कि ये जो पूरा एफर्ट डाल रहे हैं पीएम और उनकी टीम और गवर्नमेंट, इसका इम्पैक्ट दिखेगा? बिल्कुल, मुझे तो लगता है ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं ज्यादातर टैलेंट जिस तरह हम जो सामने आ रहे हैं, खास करके ग्रामीण भारत से, देखिए शहर से नहीं, जितना ग्रामीण से आ रहा है, वो खेल में हो, पढ़ाई में हो, बाकी टैलेंट ये में हो, सर्च में हो, तो एक प्रकार से लगता है कि ये जो चीजें चल पड़ी है ये ठीक है, इसमें और भी सुधार हो सके तो लाएंगे भी, वो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि जो चीजें अभी हो रही है ये देश के भविष्य के लिए, और ये अभी जो पीढ़ी है और आगे वाली पीढ़ी है, ये दोनों को बहुत मदद करेगा और आगे ले जाएगा। बहुत धन्यवाद शेखर जी। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में